जो जाते जीवन को थाम ले, जो टूटी सांस को संभाल ले, जो मरीज की आस भर दे, वो है हमारे डॉक्टर्स, हमारे स्वास्थ्य सेवक। नमस्कार दर्शकों, आज के जीव तरंग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमें पता है कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है स्वास्थ्य और इसकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। और इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए जिनका सबसे बड़ा योगदान है वे कोई और नहीं, वे हैं हमारे डॉक्टर्स। ऐसे ही एक डॉक्टर आज हमारे बीच उपस्थित हैं जिनका नाम है डॉक्टर प्रियंका ब्राइट। नमस्कार डॉक्टर प्रियंका ब्राइट, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। यह हमारे दीप समूह की शान है, हमारे दीप समूह का गर्व है। इन्होंने हाल ही में नीट पीजी परीक्षा में 259 रैंक हासिल किया। प्रियंका जी, इस उपलब्धि के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू आपका जी। तो ये नीट पीजी की जो परीक्षा है, ये नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जो राष्ट्रीय लेवल पर आयोजित की जाती है, जिसे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश करने के लिए आयोजित किया जाता है। तो चलिए जानते हैं प्रियंका ब्राइट जी से कि ये नीट की परीक्षा होती क्या है और हमें इसमें किस किस सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ता है। नीट की जो परीक्षा होती है वो 2 स्तर पे होती है, एक यूजी और एक पीजी। इसके बाद एक सुपर स्पेशलाइजेशन पे भी होती है, पर हमारा अभी पीजी तक है। तो यूजी के लिए हम जो 12वीं तक का जो पढ़ाई करते हैं, 12वीं की पढ़ाई करते हैं, वो काम आती है हमें यूजी परीक्षा के लिए, जिससे हमें एमबीबीएस में प्रवेश मिलता है। उसके बाद जो है हम 19 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, 19 सब्जेक्ट्स हाँ जी पढ़ते हैं जी, पूरे 5 साल में हमारे एमबीबीएस के कोर्स के दौरान। तो उन 19 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करने के बाद फिर हम पीजी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। एक बार पूरा एमबीबीएस का कोर्स ख़त्म हो जाए उसके बाद हम पीजी का एग्ज़ाम देते हैं ताकि हम स्पेशलाइजेशन कर सके किसी एक सब्जेक्ट में। तो उसके लिए हम हमारी पढ़ाई जो है वो एमबीबीएस के दौरान ही शुरू हो जाती है, पर उसके बाद जब हम एक बार पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम 1 या 2 साल या जितने साल भी पढ़ते हैं, उसके बाद उसकी एकदम सोलली हम नीट पीजी को अपना उद्देश्य मान के फिर उसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं। नीट पीजी के लिए जो प्रिपरेशन है वो आपने कब से शुरू की? मेरी इंटर्नशिप जो है पिछले साल सितंबर में 2023 सितंबर में ख़त्म हुई थी। उसके बाद मैंने नवंबर से अपनी पढ़ाई शुरू करी थी। उसके बाद जो है मैं जो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास, मैंने एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म से अपना पढ़ाई जो है उसको सप्लीमेंट किया था, उससे शुरुआत करी थी। और उसके बाद जो है पढ़ाई की अपने शेड्यूल के हिसाब से, मैंने एक शेड्यूल बनाया था, उसके हिसाब से मैंने पढ़ाई की। और फिर जब एग्ज़ाम हुआ उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया अभी अप्रॉक्सीमेटली 9 महीने या 10 महीने, अप्रॉक्सीमेटली 1 साल बाद। जी, ये 259 रैंक करना ये आसान नहीं, आपने बहुत मेहनत की है, जो मेहनत हमें दिख रही है। तो प्रियंका जी, आप हमें ये बताइए कि इस प्रिपरेशन के दौरान आपको जो टफ सब्जेक्ट लगा वो कौन सा था? हमारे फर्स्ट ईयर में जो है 3 सब्जेक्ट्स थे, जिसमें से एक बायोकेमिस्ट्री था। तो वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दिखाई नहीं देता आपको, एकदम मॉलिक्यूलर लेवल पे सेल के अंदर जाके हमें सब कुछ पता चलता है, इसका बहुत कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शंस जैसे होते हैं। तो वो एक सब्जेक्ट है जो मुझे काफ़ी मुश्किल लगता था, क्योंकि हर बार मैं वो पढ़ती थी और हर बार भूल जाती थी और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता था, क्योंकि वो दिखता नहीं है और उसमें प्योरली फैक्ट्स होते थे कहीं कहीं, जो कि अगर आप याद करो तो आपको बाकी आगे काम आती है, लेकिन वरना याद रखने में काफ़ी परेशानी होती है। तो उस सब्जेक्ट ने मुझे काफ़ी परेशान किया है, तो मैंने काफ़ी टाइम बिताया उस पर, उसको याद करने में, उसको समझने में। जी, तो प्रियंका जी, टफ सब्जेक्ट के बारे में तो हमने जान लिया, तो सबसे मज़ेदार सब्जेक्ट कौन सा था आपने प्रिपरेशन के दौरान? सबसे मज़ेदार सब्जेक्ट बोला जाए तो आई थिंक सर्जरी होगा, क्योंकि वो पढ़ने में काफ़ी मज़ा आता है। उसमें आपको पता चलता है, आप जो देखते हो आपको ऊपर से दिखाई देता है, आपको पता है कि कैसे ठीक करना है, तो काफ़ी मज़ेदार है। आप जब देखोगे वो सर्जरी वाला जो बुक होता है हमारा, काफ़ी अच्छा लगता है पढ़ने में। उसके अलावा मुझे जो काफ़ी पसंद था, जो इसके अलावा जो मुझे काफ़ी पसंद है, वो पैथोलॉजी हम लोग बोलते हैं उसे, बीमारियों के बारे में जो हम पढ़ते हैं, रोगों के बारे में डिटेल में, वो पैथोलॉजी है। मुझे काफ़ी पसंद था वो, तो वो अच्छा लगता था मुझे। जी, तो प्रियंका जी, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? मेरी स्कूलिंग जो है यहाँ पे कार्मल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई थी।
मैं काफ़ी जब काफ़ी छोटी थी तो सागरी तारा में पढ़ती थी, उसके बाद मैंने बाकी अपनी सारी स्कूलिंग कारमिल से करी है। जी, तो आपकी ये जो MBBS का जो सफ़र है ये कब और कैसे शुरू हुआ प्रियंका जी? जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी तो मेरा रिज़ल्ट जो है ठीक ठाक सा आ गया था, तो उसके बाद से जो नीट UG की जो परीक्षा थी उसमें भी अच्छा खासा स्कोर आ चुका था, तो उसके बाद पापा ने बोला कि कर लो MBBS कर लो, तो कर लिया। तो आपने जी, तो जैसे जब हम छोटे होते हैं स्कूल टाइम में तो हमारे कई सारे गोल्स होते हैं, हमें कभी कुछ बनना होता है तो कभी कुछ बनना होता है। तब आपके स्कूल टाइम में आपको क्या बनना था बड़े होकर? जब मैं छोटी थी, काफ़ी छोटी थी, तो उस वक्त ये था कि मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है। तो वो बहुत बड़े बड़े ख्याल थे, पर जैसे हम बड़े होने लग गए तो रियलिटी पता चली कि ये बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिर उसके बाद जैसे बड़े होते गए तो मैंने डिसाइड किया कि यार अब तो कुछ अचीवेबल करना है, तो डॉक्टर बन गए। आप जो प्रोफेशन में हो ये बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है और हमें बहुत गर्व है। तो प्रियंका जी, हमें आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आपको प्रेरणा, मोटिवेशन कहाँ से मिलती है? मुझे मोटिवेशन अपने फैकल्टी, अपने टीचर्स और प्रोफेसर्स से मिलती है, क्योंकि जब वो किसी पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो वो पेशेंट्स जब वापस आते हैं तो काफ़ी खुश होकर आते हैं। उनको जो पता होता है बीमारियों के बारे में वो जान के काफ़ी अच्छा लगता है कि वो देख के ही बता सकते हैं कभी कभी कि लोगों को क्या हुआ है। वो दरवाजे पे खड़े और हम बता दें कि उनको क्या प्रॉब्लम है, वो तो बहुत मज़ा आता है वो देखकर। तो ये सब मुझे काफ़ी मोटिवेट करती है। इसके अलावा जो है मेरे पेरेंट्स मेरे मोटिवेटर है, और मेरे कज़िन है डॉक्टर जितिन, जो कि ट्रिवेंड्रम मेडिकल कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं अभी एज अ सर्जन। तो वो मुझे काफ़ी मोटिवेट करते थे, स्पेशली जो मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे। तो वो मुझे हमेशा बताते थे कि तुमसे हो जाएगा, तुम्हें 2 या 3 डिजिट का रैंक आ सकता है, तुम मेहनत करो, हो जाएगा। वही मुझे बताते थे मोस्ट ऑफ द टाइम। जब भी मुझे बुरा लगता था, ऐसा लगता था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना मार्क्स आ सकता है, मुझे इतना रैंक आ सकता है। उन्होंने मुझे बताया कि ये सब पॉसिबल है अगर तुम थोड़ा सा मेहनत कर लो तो वो मेरे मेन मोटिवेटर है। बहुत अच्छी बात है। तो हम ये जानना चाहते हैं डॉक्टर प्रियंका कि बेस्ट एडवाइस जो आपको मिला हो इस दौरान, जैसे आपने कहा कि आपके कज़िन हैं, आपके भाई हैं जो आपको खूब मोटिवेट करते थे, तो बेस्ट एडवाइस जो आपने, बेस्ट लाइन जो आपने सुनी हो हमारे दर्शकों से आप शेयर करना चाहें? हाँ, उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम जो कर रही हो सही से करना, जितना भी कम टाइम क्यों ना मिले, लेकिन जो तुम कर रही हो वो सही से करना। और तुम्हारा जो शेड्यूल तुमने बनाया है उसे ऐसा बनाना कि वो काफ़ी मुश्किल हो, काफ़ी टफ हो, काफ़ी टाइट हो, और ऐसे गोल्स रखना जो कि तुम शायद ना कर पाओ उस दिन, ताकि अगर तुम वो फुल एक गोल कंप्लीट कर भी लो, अगर तुम नहीं भी कर पाओ, थोड़ा सा रह भी जाए, तो तुम तुम्हारे रिलैक्स्ड स्केड्यूल से काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हो, तो काफ़ी कुछ कवर हो जाए तुम्हारा। तो वो चीज़ जो काफ़ी इन्फ्लुएंस की है मुझे, और उसके बाद जितना भी मैंने शेड्यूल बनाया है उसके बेसिस पे ही बनाया है, ताकि अगर मैंने सोचा है कि बस एक टॉपिक या 2 टॉपिक करना हो तो मैं शायद वो इजीली कर लूँ उस दिन, लेकिन उसके बीच में मैं बहुत टाइम पास भी करने लग जाऊँ। लेकिन अगर उस भैया के हिसाब से जैसा शेड्यूल बनाया था तो उसमें था कि एक सब्जेक्ट या एक नहीं तो आधा सब्जेक्ट एक दिन में ख़त्म कर लेना, तो वो थोड़ा मुश्किल लगता है। तो लेकिन अगर आप पूरा एक सब्जेक्ट ख़त्म ना भी कर पाओ, आधा सब्जेक्ट है उससे ज़्यादा भी कवर कर ले, तो मेरे रिलैक्स शेड्यूल जो 1 या 2 टॉपिक था उससे तो मैंने ज़्यादा ही कवर कर लिया होता है। तो फिर उसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है कि आप एक और बार रिवीजन कर पाओ उसके बाद। आप कुछ टाइम मैनेजमेंट टिप अगर आप देना चाहो हमारे युवाओं को, आप टाइम को कैसे मैनेज करते हो? जैसे आपने बताया आपके भैया ने बहुत ही अच्छा शेड्यूल आपको प्लान करके दिया कि कुछ स्ट्रॉन्ग आप हाई लेवल का आप प्लान करो, एंड भले आप वो कर पाओ या ना कर पाओ, पर आपका जो प्लानिंग होना चाहिए वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो कुछ टिप्स आप, स्ट्रैटेजीज जो हमारे युवाओं को देना चाहें? जब आप ऐसी किसी भी परीक्षा के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ऐसा शुरू करना चाहिए कि बहुत टाइट सा शेड्यूल रखिए। जैसा मैंने आपको उसका इम्पोर्टेंस ऑलरेडी पहले बता दिया है, काफ़ी टाइट सा शेड्यूल रखिए ताकि जब आप वो ख़त्म ना कर पाओ तो तब भी आप एक अच्छी पोजीशन पे हो। उसके बाद आपको याद रखना है कि आप हमेशा ही पढ़ते नहीं रह सकते, आपको बीच में एक ब्रेक चाहिए होता है।
तो मैं अगर 6 दिन पढ़ती थी तो 7वें दिन आई वुड टेक अ ब्रेक, एक छोटा सा ब्रेक, या पूरे 7वें दिन पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई से रिलेटेड ही, ऐसा नहीं कि पढ़ाई को छोड़ दिया, पढ़ाई से रिलेटेड ही काफ़ी लाइक टेस्ट दे दिया, जो भी मैंने 7 दिन पढ़ा उसका रिलेटेड एक टेस्ट या एग्ज़ाम दे दिया। उसके बाद थोड़ा रिलैक्सेशन लेके एक मूवी देख लिया या ऐसे कुछ, या थोड़ा बाहर घूम के आ गए। बाहर घूम के आना, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना काफ़ी थेरेप्यूटिक, काफ़ी अच्छा लगता है। तो वो स्पेशली जब आप किसी चीज़ में बहुत स्ट्रेसफुल होकर प्रिपेयर कर रहे हो तो काफ़ी अच्छा लगता है उस वक्त। तो आप खुद को रिलैक्स वैसे करते हो जैसे पूरे हफ्ते के एक दिन आपने निकाल लिए, हाँ जी। और उसमें आप खुद को, तो मूवीज़ आपने जैसे बताया हमें प्रियंका जी, कैसी मूवीज़ देखना आप पसंद करते हैं? मूवीज़ मुझे थ्रिलर काफ़ी अच्छे लगते हैं। थ्रिलर लाइक जो आपको, भूतिया नहीं, भूतिया मुझे बिल्कुल नहीं पसंद क्योंकि मुझे रात को नींद नहीं आएगी फिर। तो उसके अलावा थ्रिलर्स जो होते हैं जिसमें लोग एक दूसरे को मार देते हैं, ऐसा कुछ, तो वो सब देखना। वैसी movies हाँ, आप, जो इंटरेस्टिंग, जिसमें प्लॉट अच्छा हो, जिसमें आपको किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना हो, सस्पेक्ट तक पहुंचना हो, क्राइम को सॉल्व करना हो, वैसे सब काफ़ी अच्छा लगता है। इन सब चीज़ों के अलावा आपकी रुचि किन चीज़ों में है? आपका इंटरेस्ट, आपकी हॉबीज़ क्या है? मुझे पढ़ना काफ़ी पसंद है, नॉट ये जो पढ़ाई वाली पढ़ना नहीं, मुझे आई लाइक नॉवल जैसा जो होता है वो सब पढ़ना काफ़ी पसंद है। जो लिटरेचर होता है मुझे काफ़ी पसंद है, स्पेशली जेन ऑस्टिन जैसे लोगों के जो लेख होते हैं मुझे काफ़ी पसंद है वो। उसके अलावा अगर आप आमिश, जेन ऑस्टिन, तो ये सब काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। इसके अलावा मैं थोड़ा गिटार बजा लेती हूँ, ऐसे जब खाली वक्त मिलता है, सीखती हूँ, ज़्यादा नहीं आता है मुझे। अच्छा, लेकिन तो आप गिटार सीखते हैं? हाँ जी। तो टाइम, मतलब आप अपने टाइट शेड्यूल से अपने खुद के लिए भी वक्त निकालते हैं, बड़ी अच्छी बात है। आप खुद को कैसे मोटिवेट करते हो इसके अलावा प्रियंका जी? जैसे आप लोगों का शेड्यूल बहुत ही टाइट होता है, लॉन्ग शिफ्ट होती है, थकान होता है, स्ट्रेस होता है, तो आप ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ करती हैं जिससे आप खुद को फ्रेश फील करा सकें? लॉन्ग शिफ्ट के टाइम पे मेरे को इंटर्न्स काफ़ी अच्छे थे, तो उनके साथ वक्त बिताना काफ़ी अच्छा लगता है। इवन हम ड्यूटी के बाद भी ज़्यादातर वक्त साथ में ही बिताते थे, क्योंकि वो मेरा स्ट्रेस, मेरे काम, सबको हम लोग बांट लिया करते थे, तो फिर उनके साथ टाइम बिताना काफ़ी अच्छा लगता है। और अगर ऐसा लगे कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ही हो जाता है तो मेरे पेरेंट्स या फिर मेरे दोस्त जो है उनके साथ थोड़ा बाहर घूम लेना, वो मुझे काफ़ी बार ऐसे बाहर ले जाते हैं। फिर अच्छा लगता है उनके साथ वक्त बिताने के बाद, फिर एक नए माइंडसेट से अगले दिन आके नई शुरुआत करते हैं। तो सराउंडिंग मैटर करता है कि आपके आसपास कैसे लोग हैं और आप किन के साथ बाहर जाते हो। तो यूजुअली आप हमारे दीप समूह में कहाँ कहाँ घूम पाए हो और कहाँ जाते हो आप वीकेंड्स? वीकेंड्स पे हम लाइक ज़्यादातर वक्त तो मिलता नहीं है, लेकिन जब भी मिलता है तो हम कहीं दूर लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं दोस्त सब मिलके। लाइक कभी कुर्माडेरा चले जाते हैं, तो कभी ऐसे सी साइड, या तो वहाँ पे अच्छा लगता है ऐसे। तो रात में अगर जाए तो स्टार्स काफ़ी अच्छे रहते हैं, तो अगर स्पेशली अगर कोई मीटियोर शार जैसा कोई इवेंट हो तो उस टाइम सब काफ़ी अच्छा लगता है। कुछ जगह होते हैं जहाँ यहाँ पे विस्लिंग वुड्स नाम की कुछ जगह है, तो काफ़ी अच्छे लाइक एक्टिविटीज़ भी है वहाँ पे, स्टार गेजिंग एंड ऑल, तो हम लोग वो सब करते हैं जी। तो प्रियंका जी, अभी पीजी के बाद आप किस ब्रांच में जाना चाहते हो? आपकी रुचि किस ब्रांच में है जो आप करना चाहते हो? अभी मेरा ख्याल है कि मुझे रेडियोलॉजी या डर्मेटोलॉजी में से एक चूज़ करना है, तो ज़्यादातर शायद मैं रेडियोलॉजी लूँ, तो क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट है तो फिर मैं शायद वही लूँगी अभी। जी, ये रेडियोलॉजी होता क्या है? रेडियोलॉजी जो आपके एक्सरेज, सीटी, एमआरआई, ये सारे जो होते हैं, ये सब जो इमेजेस जनरेट करते हैं, इसको जो इंटरप्रेट या जो समझने का काम होता है वो रेडियोलॉजिस्ट का होता है, और जो आपको रिपोर्ट बना के देते हैं वो सब रेडियोलॉजिस्ट का काम होता है। तो रेडियोलॉजिस्ट ये सब लाइक इसके अलावा भी बहुत कुछ करते हैं, जैसे बच्चों की लाइक जो प्रेग्नेंट मदर्स होते हैं उनके लिए जो अल्ट्रासाउंड करते हैं वो सब रेडियोलॉजिस्ट करते हैं, करके फिर हम ही रिपोर्ट करते हैं उसे, तो वो सब काम रेडियोलॉजिस्ट का होता है। और इसके अलावा अगर आपके सर्जन, आपके जो ट्रीटिंग डॉक्टर है, आपके सर्जन, आपके मेडिसिन स्पेशलिस्ट जो होते हैं, उनको कभी कभी कुछ बीमारियों के लिए सीटी एमआरआई की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी ये रेडियोलॉजिस्ट ही करते हैं, और फिर वो हेल्प करते हैं इन सर्जन्स और मेडिसिन स्पेशलिस्ट को एक डायग्नोसिस या आपकी जो बीमारी है उसको पहचानने में। जी, हम आशा करते हैं कि आपको आपकी मनचाही कॉलेज में और आपको आपका मनचाहा सब्जेक्ट मिले।
तो प्रियंका जी, आप ये बताइए कि अगर आपको हमारे दीप समूह में ही सर्व करने का मौका मिला, आप एज अ डॉक्टर हमारे दीप समूह ही वापस आए, तो आप हमारे दीप समूह के निवासियों के लिए क्या करना चाहेंगे? जैसा अगर डर्मेटोलॉजी है या फिर रेडियोलॉजी है, जो मुझे फ्रीडम देता है मैं वो करने की ज़रूर कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरा प्रायोरिटी हमेशा यही रहेगा कि मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ को सर्व कर सकूँ। तो इसीलिए जब भी अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं वापस आके ज़रूर सर्व करना चाहूँगी। जी। तो कुछ ऐसे अनुभव जो आपको याद हो आपके इंटर्नशिप के वक्त या आपके MBBS के दौरान जो खूब यादगार रहा हो? जब मैं इंटर्नशिप में थी, मैं सर्जरी में डॉक्टर साजी और डॉक्टर अनीस के अंडर काम करती थी। तो उस वक्त जो है हमारे वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची आई थी, कुछ 4 या 5 साल की छोटी बच्ची थी। उसका एक काफ़ी बड़ा सर्जरी था, तो उस सर्जरी में काफ़ी टाइम लगा था और उसको रिकवरी में भी काफ़ी टाइम लगा था। तो एक 3-4 हफ्ते बाद जब वो ठीक हो के वापस जा रही थी तो वो फाइनली हंस रही थी। काफ़ी पतली हो चुकी थी वो, पर वो काफ़ी हंस रही थी और उसके माँ बाप खुश थे। और सिर्फ वो नहीं, सभी खुश थे वहाँ, हम भी खुश थे। उस लोग फाइनली घर जा रहे थे, तो हम काफ़ी खुश थे वो देखकर। बहुत अच्छा लगा कि वो घर जा रही है फाइनली। तो जैसे हम कोई भी चीज़ों से प्रभावित हो जाते हैं, हमें चीज़ें पसंद आ जाती हैं, हम कनेक्ट हो जाते हैं, तो आपके प्रोफेशन में डॉक्टर प्रियंका, आपको कौन सी चीज़ है जो प्रभावित करती है, जो आपको सबसे अच्छी लगती है कि हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ है मेरे प्रोफेशन में? हाँ, जो कि हम हर एक पर्सन का जो होता है, हर एक पेशेंट का जो ग्रैटिट्यूड जो हम बोलते हैं, जो कि एक बार उनको ट्रीट करने के बाद वो जब वापस आते हैं, आके बताते हैं आपको कि आपको कितना अच्छा लगा उनसे ट्रीटमेंट लेके या उनको ट्रीट करके, तो वो काफ़ी अच्छा फीलिंग देता है। स्पेशली मेरे प्रोफेसर्स जो थे वो काफ़ी अच्छे थे। वो हमेशा जब भी ट्रीट करते थे उनके पेशेंट्स उन्हें वापस आके बताते थे कि वो कितना अच्छा फील कर रहे हैं अभी, पहले से कितनी राहत है उनको, कितना इफ़ेक्टिव था उनका ट्रीटमेंट और कितना उन्हें इतनी परेशानी के बाद आज इतना अच्छा फील हो रहा है और वो इतना थैंकफुल है, क्या बोले, ग्रैटिट्यूड फील करते हैं हमारे प्रोफेसर्स की तरफ। वो देख के काफ़ी अच्छा लगता है, तो वो काफ़ी मोटिवेट करता है कि इन जैसा बने हम। जैसे प्रियंका जी, आपकी ड्यूटी बड़ी सख्त होती है, आपको पेशेंट्स को डील करना पड़ता है हर दिन, अलग अलग तरह के लोग आपसे मिलते हैं, तो कई चीज़ें डिप्रेसिंग होती हैं हमारे लिए। तो वैसी चीज़ों को आप कैसे टैकल करते हो? कभी कभी डॉक्टर्स अनसेफ फील करते हैं, तो वो सारी चीज़ों से आप कैसे निकल के आते हो बाहर? जो अलग अलग तरह के पेशेंट्स होते हैं हमारे पास जो आते हैं, वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो हमेशा जब भी आपके पास आएंगे वो दर्द में आएंगे, और दर्द में या फिर ऐसे सिचुएशंस में आएंगे कि उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा, उनके फैमिली वाले परेशान होंगे, वो परेशान होंगे। तो वो हमारा कर्तव्य बनता है कि उनको काफ़ी प्यार से, उनको नरमी से पेश आए उनके साथ। पर वो है कि कभी कभी वो भड़क जाते हैं और फिर वो हमारे ऊपर उतर जाता है, और उस वक्त हमारे पास पुलिस ऑफिसर्स रहते हैं जो कि कैजुअलिटी और बाकी वार्ड्स में वैसे पोस्टेड रहते हैं। स्पेशली यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि मैं यहाँ की लोकल हूँ, तो मैं यहाँ पे सभी को जानती हूँ, सब मुझे जानते हैं। और तो फिर उतना कभी मेरे साथ वैसा कुछ हुआ नहीं है, पर अगर होता भी होता तो हमारे पास पुलिसकर्मी है वहाँ पे, और हमारे वहाँ के पुलिसकर्मी काफ़ी अच्छे हैं, तो फिर हो जाता है, हमारी हेल्प हो जाती है उसमें, तो हमेशा सेफ ही फील करते हैं हम वहाँ पे। जी डॉक्टर प्रियंका, आप जैसे इंटरनेट अभी आजकल बहुत ही पीक पर है, ये सारी चीज़ें आपको कैसे प्रभावित करती हैं? अगर आप प्रिपरेशन के टाइम पे अगर आप पूछो तो कि वो काफ़ी डिस्ट्रैक्टिंग है। आप सभी को पता होगा कि आप एक बार शुरू करो तो 1 या 2 घंटे तो उसी में निकल जाते हैं। एग्ज़ाम के बाद मैंने वापस चालू कर दिया, पर अभी उस वक्त के टाइम पे मैंने नहीं किया था। और अगर मुझे ऐसे कोई हेल्प चाहिए होती थी किसी की, तो मेरे पास लाइक गूगल कर लेती थी ज़्यादातर, या फिर मेरे सीनियर्स का नंबर होता था तो मैं उनसे पूछ लेती थी, जो कि उस सब्जेक्ट में स्पेशलाइज करते हैं, तो उनसे पूछ लिया करती थी। तो अगर आप ऐसे कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपका जो डिस्ट्रैक्शंस है काफ़ी कम करना पड़ेगा। आपको पता है आप किसी चीज़ में ज़्यादा टाइम गंवा रहे हैं, तो फिर उसको आपको हटा देना। अगर हटा पा रहे हो तो हटा दीजिए उसे कुछ दिनों के लिए। उसके बाद अगर जब आपके पास फ्री टाइम हो, उस चीज़ के लिए टाइम हो, तो आप उस टाइम उसको टाइम दे सकते हो। जी, हमें खुद को फोकस्ड रखना है और सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटाया आपने, ये बहुत बहुत अच्छी बात है। तो प्रियंका जी,
खाने पीने का आप अपना कैसे ध्यान देते हो, क्योंकि शेड्यूल तो आपका बहुत ही बिजी रहा होगा इंटर्नशिप के दौरान, तो आपने अपने खाने पीने का कैसे ध्यान दिया उस वक्त? वो तो मेरी मम्मी मेरा ध्यान रखती थी, जो मम्मी बनाती थी वही खाते थे। तो उस वक्त एक और चीज़ था कि क्योंकि घर का बना ही ज़्यादातर खाते थे तो वेट तो गेन हो जाता है और लेकिन बीमार नहीं पड़ते हैं उसमें, क्योंकि बाहर का खाना तो नहीं खा रहे, तो लाइक तंदुरुस्त रहते हैं उस वक्त। जी, तो आप आजकल के युवाओं को क्या कहना चाहोगे जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं मोबाइल फ़ोन्स, और वो फोकस्ड बहुत हद तक नहीं है और खाने पीने का भी ध्यान वो नहीं दे पा रहे, तो आप हमारे युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? आप अगर किसी चीज़ को किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको फुल फोकस आपको करना चाहिए उस चीज़ पर। आपको अगर आपके पास डिस्ट्रैक्शंस है जो आप समझ रहे हो कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तो उसको अपने से दूर रखने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको जो है मौका शायद बार बार ना मिले कोई एक चीज़ करने का। तो जब आपको मौका मिल रहा है तो उसको फुल अपने फोकस के साथ उस चीज़ को करने की कोशिश करिए। और खाना पीना ये है कि जो आज आप खा रहे हो कल आपको वो इफ़ेक्ट करेगा, तो आप कोशिश करिए कि आपके डाइट में ज़्यादातर अच्छी चीज़ें, आपको पता है अच्छी चीज़ें क्या है, फल सब्जियां, ये सब जो बाहर का खाना वो कम करें, क्योंकि उससे आपको बीमारियां आज भी होंगी और आज से काफ़ी साल बाद भी हो सकती है, जैसा प्रेशर और डायबिटीज़, शुगर की बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल की बीमारियां, ये सब आपको और भी हो सकती है इसके आगे। तो आपको ध्यान देना है कि जो आप आज खा रहे हो वो आपको कल इफ़ेक्ट ना करे। और एक्सरसाइज काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लोग काफ़ी मोटे होते जा रहे हैं आजकल और उनको देखना चाहिए, मोटा इन द सेंस ये नहीं कि आपका फिगर नहीं, उसका आपका वेट और BMI के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप अगर आपको लग रहा है आपका BMI क्रॉस कर रहे हो तो आपको उसको कम करना पड़ेगा, आपको रेंज में आना पड़ेगा ताकि आप चुस्त रहे, क्योंकि आज अगर आप खुश हैं, आपका शरीर ठीक है, तो कल भी वैसा रह सकता है। लेकिन आज अगर आप अपने शरीर का ध्यान ना रखो तो जाते जाते जो है वो आपकी हेल्थ पे, आपके स्वास्थ्य पे बहुत ख़राब असर देगा। जी, तो आप एक्सरसाइज वगैरह घर पे करते हैं, योगा, ऐसी चीज़ें आप खुद को फिट करने के लिए, रखने के लिए आप क्या करती हैं? जी, सुबह एक आधे घंटे कुछ एक्सरसाइज जो होता है तो वैसे करते, योगा थोड़ा लाइक पिलाटेस वैसे। जी, जैसे आपने बताया हमें कि आप गिटार बजाना आपको पसंद है, तो ये आप ऑनलाइन सीखते हैं या फिर क्लासेस वगैरह यहाँ पे जाकर आप नहीं, उतना क्लास जाने का पर से मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता कि क्लास के अकॉर्डिंगली टाइम निकाल ले, तो फिर ऑनलाइन जितना हो सके उतना करने की कोशिश करते हैं। जी, तो प्रियंका जी, आपसे मिलकर, आपसे बात कर कर हमें बहुत अच्छा लगा। आपकी यात्रा जानकर, आपके सफ़र को जानकर हमें ये बात हमारे जहन में आता है कि सफलता की और कुछ सीखने की कोई सीमा नहीं होती। तो आप आखिर में मैं आपसे यह पूछना चाहूँगी कि आप हमारे युवाओं को जो अभी नीट PG के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप उन्हें क्या टिप्स देना चाहेंगे? मेरे तरफ से ये होगा कि आपके पास जितना भी वक्त है, जितना भी कम वक्त हो या जितना भी ज़्यादा वक्त हो, उसमें आप जो कर रहे हो वो सही से करिए, क्योंकि वो आपको काम आएगा। अगर आप अपना टाइम सही से मैनेज करोगे, आप अपना गोल्स जो है अचीव करने की कोशिश करोगे, तो उसमें आपको और फ़ायदा ही होने वाला है। और जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगा, तो सोचिए कि आप में से किसी एक ने वो कर लिया है तो आप भी कर लेंगे। क्योंकि मेरी एक सीनियर भी है जिसने मुझसे ज़्यादा लिया है, लाइक शी इज़ इंदू मैम, इंदू अरासू उनका नाम है, वो मेरे स्कूल की सीनियर है कार्मेल में। तो उन्होंने मुझसे ज़्यादा रैंक 190 है उनका, तो शी हैज़ ऑल्सो डन। तो अगर वो कर सकती है, मैं कर सकती हूँ, तो बाकी लोग भी कर सकते हैं। ये सफलता, आपकी उपलब्धि को जानकर हमें बेहद प्रेरणा मिली। आशा है कि हमारे युवाओं को और हमारे दर्शकों को भी बहुत प्रेरणा मिली होगी। धन्यवाद प्रियंका जी, और हमारे दूरदर्शन के पूरी परिवार की तरफ से आपको आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। धन्यवाद प्रियंका जी। धन्यवाद। जैसे हमने आज प्रियंका ब्राइट जी से मिलकर उनकी सफलता और उनकी उपलब्धियों के बारे में जाना, अब मिलते हैं आपसे अगली कड़ी में नए यंग अचीवर के साथ। धन्यवाद।